हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक हम लोग पहुंच चुके थे। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, हमने मोशन में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है कि अगर हम किसी बॉडी को ग्राउंड से किसी ऊपर हाइट पे अगर लेके जाएं तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। जितना हम वर्क डन करते हैं वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमें कंसेप्ट पता है इसका पोटेंशियल एनर्जी। सेम वे में हम लोग यहाँ पर बोलने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मान लेते हैं कोई सिंगल चार्ज है हमारा, जो हम इन्फिनिटी से किसी एक सर्टेन पॉइंट पर अगर हम उस पॉइंट पे लेके आए तो हमें कितना वर्क डन लगेगा, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो वर्क डन जो होता है वो हमारा स्टोर हो जाता है उस सिस्टम में जितने हमारे चार्ज उसमें सिस्टम में मौजूद है। ओके, तो इसमें एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अगर हम इसका स्टेटमेंट बोलें, ठीक है, तो स्टेटमेंट हो जाएगा इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done stored in the system of point charges, system of point charges, bringing them from infinity. ओके, सो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन उसमें स्टोर्ड हो जाता है जब हम उन चार्जेस को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लेकर आए, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन उसमें स्टोर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब उस सिस्टम में कितने भी चार्ज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि अगर हम हमारे 2 चार्ज सिस्टम है, 2 पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम एक चार्ज Q1 इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे कहां से लेके आए, कहीं इंफिनिटी पॉइंट से लेके आए। ओके, सो Q1 कहीं हम इंफिनिटी पॉइंट से यहां पर लेके आए। ठीक है, इस पोजीशन पे यहां पर ये हमारा Q2 चार्ज है, जो कि हम इसको भी हम कहां से लेके आए, इंफिनिटी से लेके आए। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं R12। ठीक है, 1 से 2 तक R12 इसके बीच की डिस्टेंस। ओके, अब देखिए, जब हम Q1 को लेकर आए थे चार्ज को इन्फिनिटी से, तो उस वक्त यहां सिस्टम में हमारा कोई भी चार्ज और इसके अलावा नहीं था। ठीक है, क्योंकि हम पहले हमने फर्स्ट इसको लिख देते हैं, फर्स्टली वी ब्रिंग द चार्ज Q1 from infinity to point P, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट P, इधर नाम दे देते हैं पॉइंट Q। ओके, तो जब हम Q1 को लेकर आए थे इन्फिनिटी से P पॉइंट पे, उस वक्त हमारा कोई चार्ज और इसके अलावा मौजूद नहीं था। तो जब कोई चार्ज नहीं था तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं थी वहां पे जिसके अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़े। ठीक है, तो पहले केस के लिए हम अगर मान लें कि लेट W1 है हमारा, W1 जो है वो हमारा वर्क डन है इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। ठीक है, तो W1 हमारा कितना हो जाएगा, 0।
क्योंकि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा, किसी फोर्स के अगेंस्ट ही नहीं जा रहे हैं हम। जब किसी फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं जब भी तो हम लोग वर्क डन करना पड़ता है उस फोर्स को नेग्लेक्ट करने के लिए, उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं है, ना ही कोई चार्ज है जिसके अगेंस्ट हम जाए, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम जाए, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमारा जो वर्क डन हो गया, जब हम Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए तो कितना हो गया, 0, ठीक है। अब देखिए सेकंड, जब हम चार्ज इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं Q पॉइंट पर, यहाँ पे लिख देते हैं हम, secondly we bring charge Q2 from infinity to point Q in presence of charge Q1, ठीक है। अब देखिए, अब जब हमारे पास Q1 चार्ज पहले से यहां पर मौजूद है, तो यहां पे P पॉइंट पे Q1 चार्ज है, तो Q पॉइंट पे इस Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम फाइंड करें कि V1 मतलब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट Q, इसको हम लिख देते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट Q, ओके। तो पॉइंट Q पे क्या हमारा पोटेंशियल होगा, तो V1 इक्वल्स टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q, जिस चार्ज की वजह से है पोटेंशियल वो Q इनटू अपॉन में सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज, ओके। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and here we have Q1 divided by R12, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल हो गया एट पॉइंट Q, V एट पॉइंट Q, ओके। सो पोटेंशियल एट पॉइंट Q हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए हम कोई चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट Q तक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो Q पे हमारा ऑलरेडी क्या है, एक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर है, कितना है, ये है हमारा, ओके। तो अब देखिए अगर हम वर्क डन निकालें इस इन्फिनिटी से Q2 को चार्ज को लाने के लिए Q पे, ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा हमारा इस केस में W2 होगा, W2, ठीक है। तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें फॉर्मूला ये पता होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी वर्क डन का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्जेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। जो हम चार्ज जो हम लेकर आ रहे हैं वो हमारा, उसको अगर हम वर्क डन से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम वर्क डन निकालें तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज जो हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं या जिसकी वजह से हम वो निकाल रहे हैं वर्क डन, ओके। तो देखिए W इक्वल टू यहां से V इनटू Q ले सकते हैं, तो पोटेंशियल हमारा कितना है यहाँ पे V1 इनटू चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं, Q2 ही तो इन्फिनिटी से लेके आ रहा है, ठीक है। अब देखिए V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 बाई R12 मल्टीप्लाई बाई Q2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12, ओके। तो ये क्या आ गया, हमारा वर्क डन आ गया, जो हमारा वर्क डन लग रहा है दोनों चार्जेस को असेंबल करने के लिए, ठीक है, W2। अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2, ठीक है। तो W1 तो हमारा 0 है, W2 ये है, तो नेट भी हमारा यही होगा जो कि कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। टोटल वर्क डन हमें मिल गया। अब देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक तरीके से वर्क डन ही होता है, ठीक है। जितना भी इसके सिस्टम में जो हमें वर्क लगा जिसको असेंबल करने के लिए, वही हमारा वर्क डन क्या होता है, स्टोर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू टोटल वर्क डन दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2
डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, हम लोग 3 पॉइंट चार्जेस के लिए भी देखेंगे, 4 पॉइंट चार्जेस के लिए देखेंगे, वो न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या। ओके, ये हमारा था 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। अब हम लोग 3 पॉइंट चार्जेस के लिए देखेंगे। ओके, सेम वे में जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोसीड किए हैं, वैसे ही हम लोग वहां 3 पॉइंट चार्जेस के लिए प्रोसीड करेंगे। ओके, so for 3 पॉइंट चार्जेस, ओके, तो अगर हम 3 पॉइंट चार्जेस की बात करें तो सिंपल है कि सबसे पहले हम एक यहाँ पर Q1 चार्ज लेके आए इंफिनिटी से, थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करें। ओके, तो Q1 चार्ज हम लेके आए कहां से, इंफिनिटी से। इंफिनिटी से चार्ज को हम लोग लेके आए। ठीक है, ठीक, एक Q2 चार्ज हम यहाँ पर लेके आए, ये भी हम इंफिनिटी से लेके आए। Q2, ये भी हम इंफिनिटी से लेके आए। ओके, एक हम चार्ज Q3 लेके आए इंफिनिटी से। ये क्या है, Q3। ठीक है, अब देखिए सारे चार्जेस की अगर हम लाइंस को ज्वाइन करते हैं, ओके, ठीक है, इसको नेमिंग दे देते हैं, ये हो गया P, इसको नेम दे देते हैं Q, इसको नेम दे देते हैं R। ठीक है, तो अगर PQR, ठीक है, ये PQR हमारे डिफरेंट हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे हम लोग सबसे पहले हम Q1 चार्ज को लेके आए हैं, उसके बाद हम लोग इंफिनिटी से Q2 चार्ज को लेके आए हैं, देन उसके बाद हम Q3 को इंफिनिटी से लेके आए R पॉइंट पर। ओके, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम इसको ट्राइंगल शेप में लिखें। ठीक है, ट्राइंगल शेप का फिगर ही बनाए, आप कुछ भी बना सकते हैं। कैसा भी फिगर हो, बस हमें क्या रखना है, बस डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि डिफरेंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि उल्टा सीधा फिगर बनाते थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसको बेटर फिगर बनाने के लिए इसलिए मैंने इसको ट्राइंगल शेप में लिया। आप कोई भी शेप ले लेते। ओके, 3 चार्जेस के लिए। ठीक, ओके, अब देखिए इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम माने, तो अगर इस डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं, R12 ले लेते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं R23, इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं R13। ठीक है, डिफरेंट हमें डिस्टेंस पता चल गई, हमें डिफरेंट पॉइंट्स पता चल गए। PQR हमारे 3 पॉइंट्स हैं, जिसपे हम Q1, Q2 और Q3 तीन हम चार्जेस इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, जब Q1 चार्ज जब हम लोग लेके आए थे, Q1 चार्ज, उस वक्त हमारा वर्क डन मान लिया, हमने अज्यूम किया कि W1 जो था वो वर्क डन था Q1 चार्ज को लाने में इंफिनिटी से। ठीक है, तो जब Q1 हम चार्ज लेके आए थे इंफिनिटी से, उस वक्त कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे मौजूद नहीं था। जब कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था तो हमारा वर्क डन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वर्क डन जो होता है हमारा W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q। Q कौन सा होता है, जो चार्ज हम इंफिनिटी जिस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं था, क्योंकि सिर्फ हमारा Q1 चार्ज ही मौजूद था, बाकी Q1, Q2 और Q3 मौजूद नहीं थे, दोनों ही जीरो थे। ठीक है, उस वक्त हमारा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था। जब कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था तो कोई भी हमारा वर्क डन नहीं था। ठीक है, तो W1 जो हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए W2, जब हम W2 ले जब हम Q2 चार्ज लेके आए, उस वक्त हमारा जो वो लगा वर्क डन, वो कितना लगा, W2 लगा। तो W2 हम लोग अभी प्रीवियस में ही निकाल चुके हैं। W2 कितना निकाला था हमने, W2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12, ये वो इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये W2 हमारा वर्क डन हो गया जब हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट Q पर लेकर आए। ठीक है, अब हम निकालते हैं जब हम चार्ज Q3 को R पॉइंट पर लेकर आएंगे इन्फिनिटी से, तो हमारा वर्क डन कितना होगा। लेट हम अज्यूम करते हैं कि लेट W3 be the work done in bringing the charge Q3 from infinity to point R। ओके, सो पॉइंट इन्फिनिटी से हम R पॉइंट पर हम Q3 चार्ज को लेकर आए हैं, उसके लिए जो वर्क डन लग रहा है वो लग रहा है हमारा W3। ठीक है, अब देखिए जो हमारा W3 होगा वो किसके बराबर होगा कि पोटेंशियल एट 3V3 इंटू Q3, ये तो होगा। जो वर्क डन जो होगा थर्ड चार्ज को इंफिनिटी से लाने के लिए R पॉइंट पर, वो क्या होगा कि पोटेंशियल कितना है हमारा 3 पे, थर्ड लोकेशन पे, इंटू जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं वो Q3। ठीक है, अब देखिए यहां पर पोटेंशियल कितना होगा V3, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। V3 इक्वल्स टू, इस पॉइंट पर हमें Q1 Q2 दो चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब देखिए Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13, ये हो गया Q1 की वजह से। सेम Q2 की वजह से क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R23, दोनों को ऐड अप कर देंगे, वो वहां पे नेट पोटेंशियल हो जाएगा V3, वो निकाल लेंगे सिंपल। तो ये हो जाएगा V Q1 की वजह से प्लस V2 Q2 की वजह से, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइड Q1 और पोटेंशियल दे रहे हैं ना, एनर्जी नहीं दे रहे। ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाई R13 एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R23। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया V3 के लिए हो गया। ठीक है, तो V3 को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, V3 को यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज Q1 into Q3 डिवाइडेड बाई R13 एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 into Q3 डिवाइडेड बाई R23। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा W3। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना होगा W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, तो W1 0 है, W2 ये है और W3 ये है, थर्ड इक्वेशन वाला। ठीक है, तो तीनों को हम लोग सम कर देते हैं, ये जो टोटल वर्क डन होता है यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, U से। तो U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ ही कॉमन है। ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया, हमें इन सबको ऐड अप करना है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 देन प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस। ओके, 3 पॉइंट चार्जेस वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई सिंपल। अब देखिए एक्सप्रेशन को देखिए आप लोग, एक्सप्रेशन कैसा है वो देखिए। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज तो कॉमन है, सब में कॉमन होगी। ठीक है, अंदर का एक्सप्रेशन देखिए,
हम इसमें क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। जितने चार्जेस हैं हमारे, जैसे कि हमारे टोटल चार्जेस कितने थे, 3 चार्जेस थे, ठीक है। तो सबसे पहला चार्ज 1 ले लिया हमने, देन 2 ले लिया एंड देन 3, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इनकी पेयरिंग बनानी है, एक दूसरे के साथ पेयर बनाना है 2 का, क्योंकि पेयर 2 का ही होता है, ठीक है, पेयर बनाना है। अब देखिए पेयरिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट चार्ज आप पकड़िए, इसकी पेयरिंग दोनों के साथ कीजिए, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। देखिए 2 के साथ 3 के साथ डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए आप, ओके, ये हो गया। अब देखिए ये हो चुका है। अब हमने सेकंड वाला पकड़ा, सेकंड वाले को उठा के इसके अगले वाले के साथ पेयरिंग कर दीजिए, सेकंड वाले को उठा अगले वाले से पेयरिंग। अब ये चेक कीजिए कि क्या सबकी एक दूसरे के साथ पेयरिंग हो चुकी है या नहीं। देखिए 1 के 2 के साथ हो चुकी है, 2 के 1 के साथ यही वाली है, 1 का 3 के साथ हो चुका है, 3 का 1 के साथ यही है। अब देखिए 2 का 3 का ये ऊपर हो गया, ठीक है। तो पेयरिंग के साथ हम इस फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो आप बहुत अच्छे बेटर वे में आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चंस भी आप न्यूमेरिकल्स भी बहुत बेटर वे में लगा सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है हमारी वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो हमारे पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, हम किसी भी पाथ से जाएं उस फोर्स का मैग्नीट्यूड या जो उसकी वजह से जो एनर्जी जो होती है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, चाहे हम किसी बॉडी को किसी हाइट से सीधा फेंक दें या फिर उस बॉडी को इधर उधर लेकर जाएं जिगजैग मोशन में, जैसे आप चाहे वैसे लेकर जाएं, जो नेट जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम ही होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ओके। सेम वे में हमारा यहाँ पर है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो हमारी क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इसी वजह से हम चाहे चार्ज को ऐसा सीधा ले आए इन्फिनिटी से या फिर यूं यहाँ से घुमा के इधर तो घुमा के फिर यहाँ पर लेके आए, पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो होगी सिस्टम की वो सेम रहेगी। इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते, ओके। सो ये जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो ये तो आपको दिख ही रहा है, तो हमें डायरेक्शन की तो इसमें कोई जरूरत है नहीं, ठीक। सो अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, ओके, तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो गाइस न्यूमेरिकल पे जाने से पहले एक और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हमारे पास डाइपोल है और उस डाइपोल को अगर हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस कर दिया तो उसकी वजह से क्या उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हम और देख लेते हैं उसका डेरिवेशन, उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, ओके, ठीक है। तो डाइपोल की वजह से हम लोग देख लेते हैं, देन उसके बाद में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। Okay, so electric potential energy due to dipole in uniform electric field, ओके। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की वजह से क्या हो, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ई वेक्टर, ओके। तो ये इसका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें डाइपोल ऐसे प्लेस्ड है, ओके। तो इधर है हमारा पॉजिटिव ऑफ क्यू, ओके, इधर है हमारा नेगेटिव ऑफ क्यू, ठीक है। देखिए ये हमारा डाइपोल इसमें प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ओके, और जो हमारा डाइपोल का एक्सिस है
उसके बीच में एंगल जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल जो है वो कितना हो गया, थीटा। ठीक है, ये चीज हम लिख देते हैं कि लेट E be the uniform electric field, uniform electric field, okay, the dipole is placed in it such that its axis makes an angle of theta with the lines of electric field, with the electric field lines या lines of force, with the lines of electric field. ओके, सो थीटा एंगल ये बना रहा है, इस पोजीशन में है। ठीक, अब देखिए, ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो डायरेक्शन है ना, ये इस तरीके से मानिए आप, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इधर हमारा नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज हो, ये उसको अट्रैक्ट करेगा और डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जो क्या होगा, Q इंटू E, या जिसको माइनस Q भी कहते हैं। ठीक है, सेम वे में एक फोर्स यहां पर लगेगा, वो भी क्या होगा, Q इंटू E, क्योंकि ये पॉजिटिव है साइड, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव वाला उस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो उधर की तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ इसका फोर्स हो जाएगा Q इंटू E। ठीक है, अब देखिए, जब दो फोर्स लगती हैं, मान लिया हमारा ये एक डाइपोल है, एक फोर्स हम इधर की तरफ नीचे की साइड लगाएं, एक फोर्स इस टिप पर हम ऊपर की साइड लगाएं, यो करके, तो ये क्या हो जाएगा, एक रोटेशनल मोशन आ जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी एक रोटेशनल मोशन आ जाता है तो उस वे में जो हमारा फोर्स काम करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, उसी सेम वे में हमारा रोटेशनल मोशन में क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, जिसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, जिसको हम कपल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा टॉर्क आएगा, टॉर्क ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाउ से। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, कोई सी भी एक फोर्स, आइदर मतलब या तो ये की हुई, क्योंकि दोनों ही सेम फोर्स एक्ट करती है किसी भी कपल के लिए, किसी चीज को रोटेट करने के लिए। ठीक है, किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए सेम फोर्स अप्लाई होगी उसकी दोनों टिप पर। ठीक है, तो ये होता है आइदर फोर्स, either of the two force into perpendicular distance between them, perpendicular distance between, मतलब दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू कोई सी भी एक फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की माने वैल्यू कितनी है, Q इंटू E। ठीक है, अब इन दोनों की फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, दोनों फोर्सेस के बीच में ये वाली होगी, डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो गई। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक, अब देखिए ये जो डाइपोल था इसके हमने लेंथ नहीं लेना भूल गए हम लोग। ठीक है, तो लेंथ इसकी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, 2d इसकी लेंथ है डाइपोल की, 2 इंटू डी। ओके, तो 2d हमारी क्या है, डाइपोल की लेंथ है। ओके, अब देखिए जो डाइपोल की लेंथ ये 2d है, हमें क्या निकालनी है, ये वाला निकालना है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये इसका एंगल थीटा है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमें कैलकुलेट करनी है अगर उसको x मान लें तो x अपॉन 2d इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 2d इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यही x तो हमें चाहिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में, तो इंटू 2d इंटू साइन थीटा। ओके, तो अब देखिए q इंटू 2d, तो हम इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मूवमेंट जो होता है p वो क्या होता है q इंटू 2d, ये तो होता है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल मूवमेंट का नेगेटिव टू पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे हम शो करना चाहें p, तो ये हो जाएगा ये साइड नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, अब देखिए q इंटू 2d दैट इज p हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p इंटू e इंटू साइन थीटा। तो ये क्या आ गई हमारी टॉर्क आ गई, इक्वेशन 1। ठीक है, आप देखो हम इसमें ये अज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं इसको हमने जो हमारा डाइपोल है इसको हमने किसी डी थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, छोटा सा एंगल डी थीटा से हमने इसको रोटेट कर दिया, हल्का सा थोड़ा ऊपर कर दिया इसको। ठीक है, यहां पर था, इसको हमने यहां पर ला दिया। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल इसका जो कम हुआ है मान लेते हैं डी थीटा एंगल से हमने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लिया है। ठीक है, रोटेट कर दिया इसको डी थीटा। ठीक, हमने इसको इसी पोजीशन से डी थीटा में रोटेट कर दिया। ठीक, अब देखिए क्योंकि जब हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो वहां पर हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो हम फोर्स की डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा फोर्स नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है मूवमेंट ऑफ फोर्स है जिसको हम कहें टॉर्क है यहाँ पर, तो टॉर्क तो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स की इक्विवेलेंट यहाँ पर रोटेशनल मोशन में टॉर्क है। ठीक है, वहां पर ट्रांसलेशनल मोशन में एक डिस्टेंस होती है x, और यहाँ पर क्या है उसमें रोटेशनल मोशन में थीटा एंगल है जो हम रोटेट कर रहे हैं ना वो है। ठीक है, तो अगर हम इस केस में वर्क डन की बात करें, वर्क डन ये होगा हमारा, क्योंकि अगर हम डी थीटा एंगल मूव कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू होगा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ इंटू डी। ओके, टाउ इंटू डी थीटा ये हो जाएगा इसका वर्क डन। ओके, जैसे हमारा फोर्स का होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सेम वे में हमारा टाउ इंटू डी थीटा। ओके, ठीक है, इक्वल्स टू टाउ कितना है P इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना हो, एंगल से मान लेते हैं कि एक हमारा एंगल थीटा 1 है, एक एंगल हमारा थीटा 2 है, तो अगर हमें थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक जाना हो डाइपोल में, जब डाइपोल वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो, उस केस में हमारा नेट वर्क डन क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग जब हम करेंगे दोनों साइड, क्योंकि हमें टोटल ये निकालना है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन हम इसका करेंगे तो देखिए p इंटू ई तो हमारा कांस्टेंट है, तो p हम लोग बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और थीटा वेरी कहां से हो रहा है थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, क्योंकि हम जो मूवमेंट कर रहे हैं उसका डाइपोल का वो किसी एक एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि थीटा 1 जो है वो इनिशियल एंगल है, इनिशियल एंगल, और जो थीटा 2 है वो है हमारा फाइनल एंगल। ओके, थीटा 1 हमारा इनिशियल एंगल है, थीटा 2 हमारा फाइनल एंगल है। ठीक है, इसका हम ऊपर वाला पार्ट ही इरेज कर देते हैं।
ओके ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, ठीक है। साइन थीटा का अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन साइन थीटा होता है सिंपल कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो पीई इंटू माइनस टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और लिमिट्स हमारी क्या लग जाएंगी, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2, ओके। इसको इरेज कर देते हैं, ओके गाइस, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इक्वल टू, अगर हम माइनस को अगर हम बाहर ले लें तो माइनस ऑफ पीई, उसके बाद में क्या होगा, अपर लिमिट कितना है, कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक है। अगर इसको थीटा 1 को पहले लिखना चाहें तो W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ई ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेट वर्क डन। अगर हम किसी पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2 तक जाए तो जितना नेट वर्क डन होता है यही तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो U इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू ई इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या आ गई हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके ठीक है गाइस, ओके। अब इसमें दो केसेस भी देख लेते हैं। इसमें केसेस क्या होगा, अगर हम केस की बात करें, ठीक है। तो अगर हमारा डाइपोल जो है वो क्या हो, इनिशियली परपेंडिकुलर हो, इसको हम लोग रेस कर देते हैं, ओके। ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए पहला केस हम लेते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा डाइपोल जो है इनिशियली परपेंडिकुलर ऐसे रखा हो, ठीक है। तो अगर इनिशियली इफ डाइपोल is if initially the dipole is if initially the dipole is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर इनिशियली हमारा डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर रखा हो, ऐसे रखा हो, ठीक है। तो इनिशियली मतलब क्या है, जो उसका थीटा 1 है वो क्या है हमारा 90 है, दैट मींस या दैट इज थीटा 1 इक्वल्स टू 90, क्योंकि इनिशियली बोला है ना, दो पोजीशंस होती है ना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज करने में हमारा जितना हमें वर्क डन लग रहा है वही तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पहला जो होगा उसका इनिशियली ने बोल दिया कि हमारा 90 डिग्री पे अगर परपेंडिकुलर हमारा डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो नेक्स्ट उसकी पोजीशन होगी उस तक ले जाने में हमारा कितना वर्क डन या कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी खर्च होगी, ठीक। तो कितना हो जाएगा, U इक्वल्स टू पीई, ओके, कॉस 90 कितना होता है 0, दैट इज 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक है। तो इस थीटा 2 को सिंपल हम थीटा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टाइम्स ऑफ पीई कॉस थीटा, ठीक है। ये है कि अगर इनिशियली हमारा डाइपोल 90 डिग्री पर है, उसके बाद में अगर हम उसको किसी पोजीशन थीटा तक लेकर जाएं तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो खर्च होगी वो क्या होगी, P इंटू ई इंटू कॉस थीटा, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। मतलब एनर्जी जो हमारी खर्च होगी, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये जो हमारा ये है एनर्जी है, ये स्टेबल कब होगी, जैसे ये डाइपोल है ये हमारा स्टेबल कब होगा, ठीक है। तो अगर हम स्टेबल पॉइंट की बात करें, पोजीशन ऑफ, अगर हम बात करें कि पोजीशन ऑफ स्टेबल
इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप देखिए अगर कोई भी चीज स्टेबल हो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी वो स्टेबल है तो उसका मतलब है कि उसके पास जो एनर्जी है वो बहुत मिनिमम है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर वो कमजोर है जब भी खामोश बैठता है। ठीक है, जितना ज्यादा ताकतवर बंदा होगा उतना ही ज्यादा उछलता है वो। ठीक है, तो वही चीज आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि उसके पास एनर्जी बहुत मिनिमम है। जैसा आप लोग इलेक्ट्रॉन के केस में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल जाती है तुरंत वो एनर्जी एक्साइट होकर एक्साइटेड एनर्जी की फॉर्म में लेके ऑर्बिट चेंज कर देता है। ठीक है, सेम वे यहाँ पर है। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो हो गया हमारा वो ये हो गया कि जब हमारी जो हमारा डाइपोल है उसके पास बहुत कम एनर्जी हो, मिनिमम एनर्जी हो। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब हमारा नेगेटिव साइन उस पर लगा रहे। ठीक है, तो नेगेटिव साइन कब लगा रहेगा, जब हमारा थीटा जो होगा वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 1। ठीक है, तो जब हमारा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा उस वक्त हमारी जो एनर्जी होगी U क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ P इंटू। ठीक है, तो अब देखिए माइनस टाइम्स ऑफ P इंटू E है। तो ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो क्या है, मिनिमम एनर्जी, इसके पास मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी। ओके ओके गाइस, मिनिमम एनर्जी। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया मिनिमम एनर्जी हो गई इसके पास। मिनिमम एनर्जी कैसे, क्योंकि इसके पास नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो गई क्योंकि इसके पास जो डाइपोल है इसके पास मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, एक हमारा इसका थर्ड केस है कि पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। जीरो एनर्जी की पोजीशन क्या होगी, इसी फॉर्मूले को हमें लेके चलना है कि जब कभी भी हमारे क्वेश्चन में दो डिफरेंट एंगल्स ना दे रखे हो, जैसे कि इनिशियली कुछ एंगल दे रखा है, फाइनल कुछ एंगल दे रखा हो, अगर इनिशियली एंगल कोई ना दे रखा हो तो ऑलवेज हमें इनिशियल एंगल कितना लेना है, 90 डिग्री, जो कि ये फॉर्मूला लेके आता है। ठीक है, इनिशियल एंगल ऑलवेज हमें 90 डिग्री लेना है बाय डिफॉल्ट, अगर इनिशियल एंगल ना दे रखा हो तो। अगर दे रखा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर इनिशियल एंगल नहीं दे रखा है तो हमें 90 डिग्री लेके क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो हम ये 90 डिग्री इनिशियल एंगल लेके ही सारे ये केसेस बता रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी की अगर हम बात करें तो अगर देखिए अगर हम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डाइपोल को, जो डाइपोल है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेकर आए, कहां से, इंफिनिटी से, अगर हम इस डाइपोल को परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी से लेकर आए इस पोजीशन तक, तो इसको डाइपोल को यहां इस पोजीशन पे शिफ्ट करने के लिए या ब्रिंग करने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है इनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए हमारा जो इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ओके, एक इसका केस है कि जब इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अभी हमने इस पे पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक इसका केस है पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर हम अनस्टेबल की बात करें तो देखिए कोई भी चीज अनस्टेबल तब होती है या कोई भी चीज झगड़ालू जब होती है जब उसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी हो। जितना ज्यादा ताकतवर इंसान होता है उतनी ज्यादा झगड़ालू होता है। ठीक है, तो वही चीज है
कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कोई भी चीज जब होगी जब उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। तो ज्यादा एनर्जी कौन सी होती है? जब एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो हमारी मिनिमम एनर्जी होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी कौन सी होगी? पॉजिटिव वाली, ठीक है। तो इन बिटवीन कौन सी होगी? जीरो एनर्जी, ठीक है। तो अब देखिए पीई कॉस थीटा को अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करें कि अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम कहीं से -1 ले आए तो पीई जो होगा हमारा वो पॉजिटिव का हो जाएगा पी, ठीक है। तो अगर हम थीटा इक्वल्स टू 180 रखें, मगर इस डायपोल को ऐसे करके प्लेस करते हैं, डायपोल को ऐसे प्लेस करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि P इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और E इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल 180 जीरो कर देते हैं, 180 कर देते हैं, तो cos 180 कितना होता है? -1 cos 180 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो U कितना हो जाएगा हमारा? प्लस का PE, cos 180 -1 माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो प्लस का PE, ठीक है। तो ये पोजीशन कौन सी हो गई? मैक्सिमम एनर्जी वाली, मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। तो इसके पास जब मैक्सिमम एनर्जी है तो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जब उसके पास मिनिमम एनर्जी है तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सो गाइस यहां तक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ओके, तो गाइस ऑल द बेस्ट।